रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मुकीत है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेयर फॉल। और ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलहा याकूब, जो कि मेडिकल ऑफिसर के तौर पर THQ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर तलहा साहब से हम पूछेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ़ हेयर फॉल, और हेयर फॉल आजकल क्यों क्यों आम है और इसकी क्या रेमेडीज़ हैं, और ट्रांसप्लांट इसका हल है कि नहीं, या ट्रांसप्लांट से पहले कुछ ऐसी अद्वियात या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके इस्तेमाल से हेयर फॉल को रोका जा सके। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वो है डिफरेंट मेडिकेशंस, जिसकी वजह से भी काफ़ी मेडिकेशन हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, मेल में भी और फीमेल्स में भी, जिनमें स्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं, कीमोथेरेपी की वजह से भी आ जाती हैं कुछ मेडिसिन्स, और कीमोथेरेपी की भी कुछ मेडिसिन्स आ जाती हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल और हेयर लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ विटामिन्स या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी जो है ना हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। इसमें नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं रेमेडीज़ कि हम इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो मैंने देखा है कि हमारी डाइट का सबसे बड़ा इशू है। डाइट में हम अपने विटामिन्स ऐड कर दें, मल्टीविटामिन्स, जिसमें बायोटीन होता है या विटामिन ई है, उसकी कमी की वजह से भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर देंगे तो टेम्परेरीली कुछ हद तक जो टेम्परेरी लॉस हो रहा होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है बालों का। जो नेक्स्ट इशू है, अगर जो बाल्डनेस वगैरह हो जाए, हो सकता है जिस तरह मेरा ये सामने वाला एरिया है ये बिल्कुल बाल्ड हो गया था, तो इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ट्रांसप्लांट आ जाता है। थैंक डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल मार्केट में हमने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स आ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा लोग मार्केटिंग कर रहे हैं कि जी बायोटिन का इस्तेमाल करें, ये मिनॉक्सिडिल स्प्रे का इस्तेमाल करें। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले इनमें से मिनॉक्सिडिल या बायोटिन या यानी अगर हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते, तो आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी या आप डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे चले गए थे? डॉक्टर साहब, जो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें आ जाती हैं ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं। जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वो हम चले जाते हैं ट्रांसप्लांट पे। टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स में हम मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो फीमेल्स में है वो हेयर लॉस थोड़ा कम हो जाता है, मेल्स में हेयर लॉस स्टॉप भी हो जाता है, लेकिन हमें ये कंटिन्यूसली चीज़ें जो हैं यूज़ करना होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फेनिस्ट्राइड की। फेनिस्ट्राइड से भी हेयर लॉस जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कुछ हेयर्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट में हमें हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना चाहिए, और हेयर ट्रांसप्लांट की कोशिश करें कि 25 से अबव फिर ही आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। इससे पहले अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप कोशिश करें ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स जो हैं ये इनको यूटिलाइज़ करें। इनसे अगर आपका हेयर फॉल है वो कम हो सकता है। अगर हम देखते हैं, इसमें बायोटीन की बात कर रहे थे आप, बायोटीन जो है उससे भी हेयर फॉल थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है, लेकिन हमें ये कंटिन्यूसली अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए चीज़ें। ये नहीं हो सकता कि हम कुछ दिन ये चीज़ें इस्तेमाल करें फिर हम कहें कि जो है हमारा हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा या हमारा बाल गिरते ही जा रहे हैं, हमने 2-3 दिन ये मेडिकेशन भी इस्तेमाल किया, तो ऐसा नहीं होता। थैंक यू सर। अच्छा जी, मैंने एक आम शायद मिथ है या लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा इस चीज़ का कि मिनॉक्सिडिल का अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, लेकिन आप जो ही मिनॉक्सिडिल स्प्रे को आप मतलब क्विट करते हैं तो उसके बाद एक जैसे समझ बुछाड़ होती है और बहुत ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया था? देखिए, मैंने जो मिनॉक्सिडिल है वो तो पहले बड़े शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया था मैंने। उससे मेरे हेयर फॉल कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने जब वो छोड़ा तो ऐसा नहीं होता कि हेयर फॉल जो है ना बाल बड़ा तेज़ी के साथ गिरना शुरू कर दे, लेकिन ये होता है कि जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका हेयर लॉस मिनिमाइज़ हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें बड़े शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की थी, और उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अपने हेयर्स की केयर करें। अगर हम इसकी केयर वगैरह करते रहेंगे तो ये चीज़ें जो है ना ये मिनिमाइज़ हो जाती हैं। चलें, अब हम थोड़ा
प्रोसीड नेक्स्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है इसकी कोई एज लिमिट है? ये किसी भी एज का शख्स करा सकता है, या इसके लिए हमारी ये वीडियो बनाने से पहले डिस्कशन हो रही थी कि आप बता रहे थे कि इसके लिए आपका डोनर एरिया होना चाहिए, तो वो डोनर एरिया के बारे में थोड़ा आवाम को बता दें ताकि टाइमली लोग इस बारे में कुछ जान सकें। डॉक्टर साहब देखें कि जो ट्रांसप्लांट है वो कोशिश करें आप 25 से अबव ही एज के बाद, 25 की एज के बाद ही करवाएं। और जो बात है डोनर एरिया की, डोनर एरिया हेल्दी होना ज़रूरी है, इसलिए 25 से पहले कोशिश करें आप जो है ना जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू रखें ताकि आपका डोनर एरिया बच सके अगर आपका जेनेटिकली हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि जब आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो डोनर एरिया का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। डोनर एरिया बेसिकली हम ऑडियंस को बताते जाएं, काफ़ी लोग जिनको नहीं पता, वो जगह है जहाँ से हम डॉक्टर साहब ने ट्रांसप्लांट करते वक्त बाल लेने होते हैं। तो अगर डोनर एरिया हेल्दी होगा तो अगर आपका जो बाल्डनेस वाला एरिया कम है तो वो बड़ी इजीली जल्दी कवर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका डोनर एरिया वीक होता है तो उनको जो है ना 2 सेशंस में जाना पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं थोड़ा प्रोसीड फर्दर करता हूँ। इसकी एक्सपेक्टेड अगर हम कॉस्ट की बात करें, या हम बात करेंगे इसकी कि गरीब की पहुंच से बाहर तो नहीं है, तो इस सूरत में काइंडली थोड़ा बता दें कि कितना ख़र्चा फ़िलहाल आप इसके ऊपर कर चुके हैं। देखें कॉस्ट में जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं तो उनकी तो एक बड़ी बेसिक सी मल्टीविटामिन्स की जो प्राइस होती है वो ही होती है, जिसमें आप बायोटिन यूज़ कर सकते हैं, फाइनिस्ट्राइड यूज़ कर सकते हैं, मिनॉक्सिडिल स्प्रे है वो यूज़ कर सकते हैं, विटामिन जी, मल्टीविटामिन्स वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट अगर ट्रांसप्लांट पे आता है तो वो वेरीज करता है कि अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची कहीं से भी करवाते हैं तो इनकी स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 60-70,000 से स्टार्ट हो रहा है और फर्दर जो है ना ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख समथिंग यहाँ तक जो है ना वो जा रहा होता है। वो डिपेंड भी कर रहा होता है, आपके एरिया पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ग्राफ्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने ग्राफ्ट्स लगने हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो बेचारे ये ट्रांसप्लांट करवाना तो चाहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से अभी वो करवा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें अगर आपका थोड़ा एरिया है उसको पहले ट्रांसप्लांट करवा लें ताकि बाद में हो सकता है कि आपका डोनर एरिया थोड़ा वीक हो जाए और फिर आपको थोड़ा अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा होता है। और अच्छे अगर आप किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से करवाएंगे तो ऑफ कोर्स अगर आप प्लास्टिक सर्जन से करवाते हैं तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। कोशिश करें किसी अच्छे ही प्लास्टिक सर्जन से करवा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इस चीज़ को समराइज़ करना चाहेंगे। अगर ऑडियंस में से किसी भी शख्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में या इसके रेमेडीज़ के बारे में प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।